अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं आया हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जी कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो फाइलर होना चाहता है या अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहता है तो अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं और लोग इस बारे से कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि जो स्टूडेंट है तो क्या वो अपनी रिटर्न ज़ीरो की जमा करवाएगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है इस टॉपिक के अंदर। तो आज के टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हम यही डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपने आ जाना है जी अपने गूगल क्रोम के ऊपर या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आके आपने लिखना है जी irs.fbr.gov.pk। उस वेबसाइट के ऊपर आपने आना है और उसके बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। उसके अंदर अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, पहले से आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको एरर आ जाए कि यू आर नॉट ई एनरोल टू द सिस्टम, तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगी ई एनरोलमेंट वाले ऑप्शन से। तो वैसे अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप ये तमाम डिटेल्स जो आपके सामने फॉर्म आ रहा है, इस फॉर्म के अंदर आपका आईडी कार्ड नंबर, उसके बाद आप मिसेज हैं जो भी आप हैं वो आपने फिल करना है, डिटेल्स आपने फिल करनी है, अपना फ़ोन नंबर आपने बताना है, ईमेल बतानी है, अपने डेस्क की इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ से आप अपना सिटी सिलेक्ट करना है, कैपेसिटी बतानी है जिस एड्रेस की आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके अंदर आप ऑनर हैं, आप किराएदार हैं, ऑक्यूपेंट हैं, क्या चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग आपने इन्फॉर्मेशन दे के आपने पर्सनली सिलेक्ट करनी है और फिर एक कैप्चा कोड डाल के आप सबमिट करेंगे तो आपके दिए गए नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी आएगा और देन वो अगेन नंबर ईमेल ओटीपी आप यहाँ पुट करके अगेन सबमिट करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आपके दिए गए ईमेल और नंबर के ऊपर आपको लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी, जो लॉगिन डिटेल्स आप आईआरएस के पोर्टल के अंदर लॉगिन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में भी मेरी वीडियो मौजूद है, हाउ टू क्रिएट एनटीएन या हाउ टू रजिस्टर ऑन एफबीआर वेबसाइट। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फाइलर के टॉपिक के ऊपर भी डिटेल में मेरी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है, उन वीडियोस के अंदर मैंने ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट डिटेल के अंदर भी बताया हुआ है। तो उन वीडियोस के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बस इस टॉपिक को मैं कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा। तो आपने अगर डिटेल में रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वीडियोस मिलेंगी, उन वीडियोस को देख के आप वो प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो वापस आपने जो मेन वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और यहाँ जो आपको अभी अभी आपके नंबर और आपके ईमेल के ऊपर जो लॉगिन डिटेल्स आई हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा होता है, जो आपका आईडी कार्ड नंबर होता है, और पासवर्ड आपका एक यूनिक पासवर्ड आ जाता है, वो यूज़ करके आपने यहाँ से लॉगिन कर जाना। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। अब क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो एज ए स्टूडेंट आप जो अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे वो नॉर्मल रिटर्न ही जमा करवाएंगे। तो आज की डेट में अगर किसी स्टूडेंट ने किसी ने भी फाइलर होना है तो उसके लिए आज की डेट का मतलब है आज है मई 2025। तो आज की डेट में फाइलर होने के लिए 2024 वाले साल की टैक्स रिटर्न आप जमा करवा सकते हैं। 2024 की टैक्स रिटर्न ही आपने जमा करवानी है। हाँ, अगर इनकेस आप ये वीडियो जून 2025 के बाद देख रहे हैं तो फिर आपके लिए 2025 वाली टैक्स रिटर्न भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ मई से लेके 30 जून 25 तक आप रिटर्न जमा करवाएंगे 2024 वाले साल की। लेकिन अगर आप जून के बाद वीडियो देखेंगे तो फिर आपके लिए 25 वाले साल की टैक्स रिटर्न भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो नॉर्मल रिटर्न वाली ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ जो भी आप जिस रेट की रिटर्न आप फाइल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो रिटर्न वाला फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब स्टूडेंट जो है ना वो दो तरह के होते हैं। एक स्टूडेंट वो है जिसके नाम के ऊपर कोई बैंक अकाउंट है, तो ईजी पैसा, जैज का, स्नैप पे, सादा पे, या उसके नाम पे कोई बाइक या गाड़ी या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है जो कि उसके घर वालों ने उसको स्पॉन्सर किया हो और वो चीज़ लेके उसके नाम के ऊपर लगवा दी हो। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट है तो फिर उसको जो टैक्स रिटर्न है वो अकॉर्डिंगली फाइल करनी पड़ेगी और जो भी चीज़ उसके नाम के ऊपर मौजूद है, चाहे वो बैंक अकाउंट है, वो बाइक है, गाड़ी है, वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कुछ भी चीज़ है, उसको अपने रिटर्न के अंदर अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा। और अगर उसके अंदर उसने कोई टैक्सेस वगैरह भी पे किए हुए हैं तो टैक्सेस की एडजस्टमेंट भी टैक्सेस वाले हेड के अंदर वो अकॉर्डिंगली उसको करनी पड़ेगी। और उसका क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो सोर्स ऑफ इनकम को किस तरह से जस्टिफाई करना है वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। अब एक स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट है जिसके नाम के ऊपर कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं, मतलब ना उसके नाम पे कोई एसेट है, किसी किस्म का ना बैंक अकाउंट है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन किसी मकसद की वजह से उसके घर वाले उसके नाम के ऊपर कोई चीज़ नियर फ्यूचर में लगवाना चाहते हैं या वो कोई अभी काम करना चाहता है, तो उस वजह से उसको फाइलर होना जो है ना वो रिक्वायर्ड है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके नाम के ऊपर ना कोई सोर्स ऑफ इनकम है और ना उसके नाम के ऊपर कोई एसेट है किसी किस्म का, तो वो अपनी टैक्स रिटर्न नील की फाइल करेगा। तो नील की टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होती है उसके लिए आपने यहाँ आ जाना, मतलब टैक्स रिटर्न वाला फॉर्म ओपन करने के बाद आपने ब्याज स्टेटमेंट के अंदर आना है, पर्सनल एक्सपेंसेस में आना है। यहाँ आपने किसी भी जगह पे एक्सपेंसेस में जीरो लिख के आपने कैलकुलेटर बटन एक दफ़ा दबा देना है। फिर आपने पर्सनल एसेट्स में आना है, यहाँ भी आपने किसी भी एक जगह पे जीरो लिख के
और उसके बाद ये कैलकुलेट का बटन दबा देना है। पर्सनल एसेट्स भी आपके 0 और रिकंसिलिएशन वाले ऑप्शन के अंदर भी आपने नेट एसेट प्रीवियस ईयर के अंदर भी 0 लिख के कैलकुलेट का बटन दबा देना है। उसके बाद आप अपने रिटर्न को सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ सबमिट का बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ आप अपना पिन कोड डाल के जो भी 4 अंक का पिन कोड आपको आया है उसी ईमेल और नंबर के अंदर जहाँ आपको पासवर्ड आया था, तो 4 अंक का पिन कोड आप यहाँ लगा के सबमिट कर सकते हैं। अगर पिन कोड आपको भूल जाए तो आप यहाँ से अपना पिन कोड चेंज भी कर सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और पिन भी चेंज कर सकते हैं। वो लगाने के बाद आप इसको यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो ये है ऐसा स्टूडेंट जिसके नाम के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। अब हम ऐसे स्टूडेंट की तरफ आते हैं जिसके नाम के ऊपर कोई ना कोई चीज़ मौजूद है, चाहे वो बैंक अकाउंट है। नॉर्मली स्टूडेंट्स के नाम के ऊपर बैंक अकाउंट से इजी पैसा, जैज़ कैश, ये वॉलेट्स होते हैं, या उनके नाम पे कोई बाइक गाड़ी घर वालों ने लेके लगवाई होती है, बाद कोई प्रॉपर्टी लेके लगवाई होती है, बाद कोई इंश्योरेंस भी करवाई होती है। तो ऐसे स्टूडेंट के अंदर रिटर्न के अंदर जो भी उसका डाटा एग्जैक्ट है वो डाटा आपने उसके रिटर्न के अंदर फिल करना है। अब लेट्स से उसके नाम पे पूरा करके प्रॉपर्टी है, आपने उस प्रॉपर्टी का बकायदा जिक्र करना है। जैसे लेट्स से इसके नाम का प्रॉपर्टी, मैं कहता हूँ कि जी ये प्रॉपर्टी है बंदे के नाम पे, एक प्लॉट उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे या एक पूरा प्लॉट लेकर बंदे के नाम पे लगवा दिया है। मैं यहाँ मिसाल के तौर पे एक एड्रेस देख रहा हूँ, ये प्लॉट लेट्स से जी रेजिडेंशियल है, ये प्लॉट है और ये है जी 3 मरला का और ये है जी लाहौर में। उसके बाद जी आपने इस प्लॉट की जो भी वैल्यू पे किया आपने या आपके घर वालों ने, मतलब जो स्टूडेंट है उसके रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से उन्होंने 10 लाख रुपए पे किया इस प्लॉट के अगेंस्ट। तो अब उसके नाम पे अगर कोई प्लॉट है और ज़ाहिर है पेमेंट किसने की है, उसके घर वालों ने की है और वो खुद तो स्टूडेंट है। अब उसके नाम पे अगर कोई बैंक अकाउंट है, इजी पैसा, जायज़ कैश, नया पे, सादा पे, इसमें भी कुछ ये कोई इंश्योरेंस है, तो उसकी एंट्री आपने कहाँ करनी होती है, ये जो इन्वेस्टमेंट वाली ऑप्शन है ना, यहाँ बैंक अकाउंट भी यहाँ ही ऐड होता है। उसके अलावा अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये पॉलिसी की आपको ऑप्शन नजर, ये भी यहीं ऐड होती है। शेयर मार्केट में शेयर्स किए हुए हैं, स्टॉक है किसी किस्म का, कोई उसने सर्टिफिकेट खरीदा है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा है इस तरह का, तो इवन के प्राइस बॉन्ड भी हैं, तो उन सब की एंट्री जो ना वो यहीं होती हैं। तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके लेट्स उसका बैंक अकाउंट है, इजी पैसा, जायज़ कैश है, तो आपने उसकी डिटेल्स देनी है मुकम्मल। ये अकाउंट करंट है, सेविंग है, जिस तरह का भी है वो आपने बताना है। उसके बाद आपने अकाउंट बताना है किस बैंक के साथ है। जैसे मैंने यहाँ ABL लिखा लाइट में, तो ये सारा डाटा मैं फर्जी डाटा डाल रहा हूँ। आपने जो आपका एक्चुअल अपना डाटा होगा वो आपने यहाँ डालना है। तो लेट्स से इसके बैंक के अंदर जो है ना वो इतने पैसे पड़े हुए हैं, ये डालने के बाद आपने यहाँ से कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद अगर इसने किसी को पैसे उधार दिए हुए तो वो यहाँ एंट्री की जा सकती है। अगर इसके नाम पे कोई मोटर व्हीकल है, किसी किस्म की बाइक या गाड़ी है, तो यहाँ भी मैं फर्जी जो है ना बाइक या गाड़ी की इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। प्राइवेट है, होंडा की है, 70cc है, जो भी आपकी डिटेल्स होगी आपने यहाँ वो डालनी। और ये लेट से 2023 मॉडल घर वालों ने लेके इसके नाम पे लगवा दिया और ये जब ली गई थी उस वक्त ये जी 1,12,500 मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो आपकी जो एग्जैक्ट उस वक्त आपने कॉस्ट प्राइस पे की होगी आपने वो लिखनी है। उसके बाद अगर इसके पास कोई पर्सनल आइटम है वो भी घर वालों ने लेके दी हुई है, लेट से कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह लेके दिया हुआ है, वो कितनी को अमाउंट का है, या उसके बाद वो कैश वगैरह इसके पास है, कैश इन हैंड जैसी होता है, लेट से वो भी इसके पास कोई 45-50 हज़ार के करीब है, तो भी यहाँ डाला जा सकता है। तो जो चीज़ें भी इसको घर वालों ने स्पॉन्सर की हैं वो सारी की सारी एंट्रीज इसने यहाँ करनी है। जो एंट्री आपकी होगी वो आपने करनी है, जो नहीं है वो आपने नहीं करनी। मैं मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि अगर बाइक है, ये गाड़ी है, तो वो कहाँ लिखनी है, बैंक अकाउंट या इंश्योरेंस पॉलिसी या कुछ स्टॉक मार्केट में शेयर्स है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, प्राइस बॉन्ड है, तो वो कहाँ एंट्री करनी है, प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसकी एंट्री कहाँ करनी है, पर्सनल आइटम है तो उसकी एंट्री कहाँ करनी है, कैश वगैरह है तो उसकी एंट्री कहाँ करनी है। अगर गोल्ड वगैरह स्टूडेंट के पास वैसे गोल्ड नहीं होता, अगर वो हो तो वो भी आप यहाँ से प्रीशियस पोजेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ गोल्ड और यहाँ वो कितना साइज़ है वो लिख के सबमिट करेंगे और उसकी वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हैं कि इतनी अमाउंट का गोल्ड मुझे मेरे घर वालों ने गिफ्ट किया हुआ है। तो अगर स्टूडेंट ने किसी कहीं से लोन लिया हुआ है तो लोन की एंट्री आप यहाँ करते हैं, नीचे आके एसेट्स वाले ऑप्शन के अंदर ही आके कि किस बंदे से लोन लिया, उसका ID कार्ड या अदारे का नाम और बाकी डिटेल्स आप यहाँ लिख के, और उसके बाद आप दिख इतना अमाउंट मैंने लोन लिया हुआ है। ये तमाम एंट्रीज आप कर सकते हैं, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी आपने वो उसके अंदर फिल करना है। उसके बाद आपने रिकंसिलिएशन के अंदर आ जाना है और बताना है कि ये जितने भी एसेट्स आपके पास आए ये कहाँ से आए। अगर घर वाले ने आपको कोई गिफ्ट दिया तो गिफ्ट का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सेंस के एक 12 वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर अगर इनके उन्होंने आपको अमाउंट या कोई प्लॉट लेट्स उन्होंने 10 लाख का प्लॉट ही आपको गिफ्ट कर दिया, तो वो बकायदा आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 12 वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर मौजूद हो कि जी 10 लाख का प्लॉट मेरे घर वालों ने मुझे गिफ्ट किया या उन्होंने जो अमाउंट है वो मुझे गिफ्ट किया और वो अमाउंट मैंने आगे पे करके वो प्लॉट परचेज कर लिया। तो अगर उसका आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो फिर आप यहाँ उसको गिफ्ट में डाल सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने नहीं, जो कि नॉर्मल लोग नहीं प्रिपेयर करते, तो फिर आप उसकी एंट्री यहाँ नहीं कर सकते। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास मौजूद नहीं है उस सूरत में,
जो कि नॉर्मली लोगों के पास नहीं होता। तो आपने अगर स्टूडेंट एज़ अ स्टूडेंट अगर ऐसी कोई ट्रांज़ैक्शन करनी है, तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसका लाज़मी बनाएँ। उसके बाद अगर उसका कोई वालिद-वालिदा, भाई-बहन कोई उसका रिश्तेदार पाकिस्तान से बाहर है, करीबी रिलेशनशिप, और वो उसको बाहर से पैसे भेज रहा है, उसको कोई रेमिटेंस आ रही है, तो रेमिटेंस की एंट्री यहाँ होगी। लेट्स से उसको कोई इतनी अमाउंट जो है ना वो रेमिटेंस में 1 साल के अंदर, जिस साल की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस साल में इतनी अमाउंट रेमिटेंस में आई, जो कि प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू आई, हुंडी का सोर्स इस्तेमाल करते हुए नहीं आई। तो वो आपने यहाँ डाल देनी। उसके अलावा अगर उसको पूरे साहब ने कोई इनहेरिटेंस मिली है, कोई विरासत मिली है, प्रॉपर तरीके से मतलब कैश मिला है या बैंक में आए हैं, जिस तरह से पैसे मिले हैं, और उसका भी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, तो वो इनहेरिटेंस की अमाउंट भी कि मुझे विरासत मिली है, विरासत में इतने पैसे मिले हैं, तो उस अमाउंट को भी आप यहाँ डाल के क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी आप एंट्री जहाँ कर रहे होते हैं, वो एंट्री सिस्टम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा होता है इनफ्लो के अंदर। तो ये करने के बाद आपने साथ-साथ अपने रिटर्न को सेव भी कर देता ना, ताकि किसी वजह से डाटा आपका लॉस ना हो जाए। अच्छा जी, तो अब ये प्लॉट भी इस साल में आया, बैंक अकाउंट भी इस साल में आया, बाइक भी इसी साल में आई, और बाकी तमाम एसेट भी इसके इसी साल में ही आए। अगर इसमें से कोई एसेट ऐसे हैं जो कि पिछले सालों, जैसे इसका बैंक अकाउंट पुराना है, और उसके अलावा इसका अगर प्लॉट भी इनके पिछले साल से लिया था, या कोई बाइक वगैरह भी पिछले साल से ली थी, तो फिर आप उसके नेट ऐसे प्रीवियस ईयर भी डालेंगे कि इतनी अमाउंट और इतनी सेविंग जो है ना वो पिछले सालों से चली आ रही है, तो ये अमाउंट फिर आपने यहाँ अकॉर्डिंगली डालनी है। अगर सब कुछ इसी साल में आया, तो फिर आपने इसी साल में एंट्री करनी, नेट ऐसे प्रीवियस ईयर आपने ज़ीरो कर देने हैं। अब थोड़ा-सा मैं नीचे आके चेक करूँगा, तो यहाँ आप देखें अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है ना वो आपकी आ रही है जी 1,04,000। अब ये किस तरह से हुआ है कि बंदे ने टोटल जो इनफ्लो उसको आया ना इस साल में, प्रॉपर जो पैसे आए हैं, अब इसका सोर्स ऑफ इनकम है ही कोई नहीं, इसी वजह से इसको स्टूडेंट कहा जा रहा है। अगर सोर्स ऑफ इनकम हो इसका, फिर तो ये स्टूडेंट वाली कैटेगरी में नहीं ना आता, फिर तो स्टूडेंट है ही नहीं, तो स्टूडेंट्स को कहा ही नहीं जाएगा। चाहे ये पढ़ रहा है, पढ़ना तो बंदा 50 साल की उम्र में भी किसी डिग्री के अंदर एडमिशन ले सकता है। तो लिहाजा इसका सिर्फ इनफ्लो है, इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो 3.5 लाख यहाँ लिख दिया, 10 लाख गिफ्ट में डाल दिया, तो जहाँ-जहाँ से भी इसको पैसे आए, वो पैसों के हमने सोर्स डाल दिए, और उसके जहाँ-जहाँ भी उसके एसेट्स बने हुए हैं, उसकी वहाँ-वहाँ जाके एंट्री कर दी। अगर कोई एसेट प्रीवियस ईयर से है, कोई सेविंग, तो वो आपने यहाँ डालनी है। अगर सारे एसेट इसी साल के हैं, तो उनका इनफ्लो बताना है कि टोटल 13.5 लाख मुझे आया, 10 लाख गिफ्ट मिला, 3.5 लाख रेमिटेंस आई, 13.5 लाख हो गया। पिछले सालों से मेरी कोई सेविंग नहीं थी, सब कुछ इसी साल से बना, और उसमें से 12,45,000 के मैंने अपने हिसाब से बना लिए। कैसे? 10 लाख जो है ना वो मेरा पड़ा हुआ है जी, मैंने प्लॉट ले लिया, 54,000 बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, और एक मैंने बाइक ले ली 1,12,000 की, 32,000 पर्सनल आइटम ले लिया, और कुछ कैश पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के इसके 12,45,800 के एसेट बन गए। तो तेरह टोटल आया कितना था? 13,50,000, और बाकी जो हमने सेव कर लिया वो कितना किया जी? 12,45,000। तो बाकी अमाउंट सिस्टम कह रहा है कि आपकी अनरिकंसाइल, ये बताएं कहाँ गई? तो इस अमाउंट को आप उठा के खर्चा में भी डाल सकते हैं कि इतनी अमाउंट मेरी खर्च हो गई है। लेकिन जो बंदा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं कर रहा, वो खर्चे अपने नाम भी डाले, तब भी उसका गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी उसने खर्च कर दिए हैं, तो आपने इसको मुतल्लिका खर्चों में ब्रेक करके डाल देना है। जैसे कि लेट्स से उसका व्हीकल है, व्हीकल के अंदर खर्चा कुछ ना कुछ हो रहा है, ट्रैवलिंग के अंदर लेट्स से उसने कोई बाइक में पेट्रोल वगैरह डलवाया है, व्हीकल की कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुई है, कोई इतनी को मिसाल मैं दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह वो घर में अगर पे करता है तो डाल सकता, नहीं करता तो वो घर वाले अगर उसको पैसे देते हैं, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती। मेडिकल के ऊपर अगर उसका कोई खर्चा थोड़ा बहुत आया तो वो डाल सकता है। फंक्शंस एंड गैदरिंग्स हर बंदे की ज़िंदगी में होती है, अगर वहाँ उसका खर्चा कुछ आया तो वो डाल सकता है। अगर इसने कोई डोनेशन वगैरह ज़िंदगी में अपने में की है तो वो डाल सकता है। और उसके बाद आपकी जितनी भी अमाउंट बचेगी, वो अमाउंट सारी की सारी आप यहाँ से कॉपी करके पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर, जो सबसे मेजर हेड होता है, जो खाने पीने का और बाकी जो आपके तमाम मामलात होते हैं ज़िंदगी के, उनके अंदर आप यहाँ वो खर्चा डाल सकते हैं। और कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद आप रिकंसिलिएशन वाली अमाउंट के अंदर आके चेक करेंगे, तो आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो चुकी होगी। ये कैसे हुई है? टोटल बंदे के पास जो इनफ्लो अमाउंट आई थी वो 13.5 लाख आई थी, उसमें से उसने 12,45,000 जो है ना वो सेव कर लिया। कहाँ-कहाँ सेव किया मैंने आपको बता दिया, और बाकी अमाउंट उसने जितनी भी बची वो उसने खर्चे कर दिए, कहाँ-कहाँ किस-किस आइटम में किए वो भी मैंने आपको बता दी। तो ये जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है, ये आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। जब तक ज़ीरो नहीं होगी, ये रिटर्न जमा नहीं हो सकती। तो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट का कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन यहाँ ही लोग ज़्यादा फँसते हैं। तो या इसको वीडियो अगर आप 2-3 दफ़ा देख लेंगे तो आपको पॉइंट समझ आ जाएगा। तो ये करने के बाद आपने सेव करना है और सबमिट कर देना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम अपने रिटर्न जमा करवा रहे हैं और आपने स्टेटस एक्टिव करना है, तो फिर आपको एक ₹1000 का चालान भी बनाना पड़ेगा। ₹1000 का चालान कैसे बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रिटर्न आपको सेव करके सबमिट का बटन दबाना, और उसके बाद पिन कोड डाल के अगेन सबमिट का बटन आपने दबाना है। फिर आपकी रिटर्न सबमिट होगी और एफबीआर के पास जाएगी। अच्छा जी, ये करने के बाद उसके बाद आपने चालान बनाना है। चालान बनाने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न जमा करवा रहे हैं और फाइलर हो रहे हैं और अपना स्टेटस भी एक्टिव करना चाहते हैं, ये उस सूरत में है। अगर आप पहले से फाइलर है, और इस सूरत में फिर आपकी जो है ना वो चालान बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपने रिटर्न ही जमा करवानी है। तो चालान बनाने के लिए आपने क्रिएट ई पेमेंट ऑप्शन के अंदर आना है। आपकी तमाम डिटेल्स जो है ना वो सिस्टम खुद उठा लेगा, आईडी कार्ड नंबर, नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, हर चीज़।
आपने क्या करना है, यहाँ आना है इस ऑप्शन के अंदर इनकम टैक्स में। यहाँ से आपने ऑप्शन मिसलेनियस ये सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इनकम टैक्स वाले ऑप्शन के अंदर आके यहाँ चार्ज फॉर रेटिकल ये ऑप्शन करनी है। ईयर आपने 2024 सिलेक्ट करना है। उसके बाद जी आपने यहाँ अमाउंट लिखनी है जी 1000 रुपये। ये लिखने के बाद आपने यहाँ ये जो कैप्चा कोड आ रहा है ये आपने यहाँ से फिल करना है, और फिल करने के बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद येस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा। इस चालान की PSID भी जनरेट होगी। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब PDF सेव करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, और वो आपको कर लेना चाहिए। तो इसका PDF भी सेव हो जाता है। जिस जगह पे आपने सेव करना है उसको आप लोकेट करके सेव कर लेंगे। उसके बाद आप इसको ओपन करके देखेंगे तो किस तरह का ये चालान होता है, ये मैं आपको अभी दिखा। तो इस तरह का ये चालान होता है। इसके अंदर ये PSID नंबर है, इसको आप जाए तो बैंक में भी जाके पे कर सकते हैं, या आपने ईजी पैसा जायज़ कैश की ऐप से भी गवर्नमेंट पेमेंट में FBR इनकम टैक्स या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑप्शन में जाके आप इसको पे कर सकते हैं। पे करने के ठीक 2 से 3 घंटों के बाद आपका स्टेटस FBR की वेबसाइट के ऊपर एक्टिव शो हो जाएगा। वो एक्टिव स्टेटस कहाँ से चेक करते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। एक्टिव स्टेटस चेक करने के लिए आपने इसी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन ही करना, नीचे आ जाना, और यहाँ एक्टिव टैक्स पे लिस्ट इनकम टैक्स वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक हुआ हुआ। इसी के अंदर आपने CNC नंबर अपना सेलेक्ट करना है, और यहाँ आपने अपना CNC नंबर डालना है। डालने के बाद डेट आपने सेलेक्ट करनी है, जो कि नॉर्मली आप आज की ही करेंगे, और ये जो कैप्चा कोड आपके सामने डिजिट्स की शक्ल में आ रहा है, ये डालने के बाद आप वेरीफाई करेंगे। तो उसके बाद आपके राइट साइड पे यहाँ डाटा शो हो जाएगा, ये जो आपके सामने इनएक्टिव लिखा आ रहा है। तो जब आप चालान वगैरह पे कर देते हैं तो उसके 2 से 3 मतलब रिटर्न भी जमा करवा देते हैं, चालान भी जमा करवाते हैं, उसके 2 से 3 घंटों के बाद यहाँ आपका स्टेटस है एक्टिव, और एक्टिव के साथ बैकवर्ड में लेट फाइलर लिखा आता है आज की डेट में। फ्यूचर में FBR रूल चेंज कर दे तो लेट फाइलर का मतलब है कि ये बंदे ने अभी रिसेंटली फाइलर हुआ है। तो लेट फाइलर का स्टेटस टैग कब रिमूव होता है, जब आपको फाइलर हुए को कोई कम से कम 5-6 महीने गुजर चुके होते हैं, कम से कम, इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो उसके मतलब फिर उसके बाद आप फाइलर हो जाते हैं। इस हवाले से अगर किसी को फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, या टैक्स, कंपनी, ट्रेडमार्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से किसी को किसी किस्म का सवाल हो, या सर्विसेज भी रिक्वायर्ड हो, आप ये काम करवाना भी चाहते हो, तब भी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।